नमस्कार दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है मौर्य वंश। दोस्तों मौर्य वंश है वो 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक शासन किया था। तो मौर्य वंश है वो 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश था। दोस्तों मौर्य वंश का जो संस्थापक है वो था चंद्रगुप्त मौर्य। संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और अंतिम शासक था दोस्तों वृहदत्त। और दोस्तों राजधानी इनकी होती है पाटलिपुत्र। और राज चिन्ह था मयूर। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम शासक वृहदत्त। राजधानी पाटलिपुत्र और राज चिन्ह मयूर। तो दोस्तों राज चिन्ह क्या था? मयूर। तो दोस्तों सर्वप्रथम दोस्तों गुरुनबेडल ने मयूर की आकृति है और लोरिया नंदगढ़ इस समय वहां पर देखा था। तो सर्वप्रथम जो राज चिन्ह का मयूर है, ये आकृति जो ये मयूर की आकृति है, ये कहाँ पर किसने मिली थी? पहले गुरुनबेडल को मिली थी। गुरुनबेडल ने कहाँ पर देखा था दोस्तों? लोरिया नंदगढ़ स्तंभ, इस पे ये मयूर की आकृति सर्वप्रथम गुरुनबेडल ने देखी थी। दोस्तों मौर्य काल है, इसके इतिहास जानने के स्रोत क्या पास है अपने पास? तो मौर्य इतिहास के स्रोत। दोस्तों मौर्य वंश है, इसकी जानकारी हमें किन किन से प्राप्त होती है, ये इनके बारे में अपन इन स्रोतों से पढ़ते हैं। तो दोस्तों किन किन स्रोतों से पता चलता है? एक है दोस्तों विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस। तो विशाखादत्त, इसकी रचना कौन सी थी? मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस किसने लिखी? विशाखादत्त ने। दोस्तों विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस, इस पर गुंडीराज की टीका। तो मुद्रा राक्षस है, इस पर टीका किसने लिखी? गुंडीराज ने। और मुद्रा राक्षस में दोस्तों कौटिल्य की योजनाओं का उल्लेख है। मुद्रा राक्षस के अंदर कौटिल्य है, उसकी योजना को लेके कि कैसे उसने नंद वंश की सत्ता को उखाड़ फेंका। तो क्वेश्चन में दोस्तों कौटिल्य की योजना का उल्लेख किसमें है? कि उसमें बताया गया है कि कैसे नंद वंश की सत्ता को उखाड़ फेंका। वो है दोस्तों विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस। एक है दोस्तों मेगस्थनीज की इंडिका। मेगस्थनीज की कौन सी बुक? इंडिका। तो इंडिका की रचना किसने की थी? मेगस्थनीज ने। और दोस्तों अपन को प्राप्त होता है बौद्ध ग्रंथों से। कौन कौन से बौद्ध ग्रंथ थे दोस्तों? शील अनुश्रुतियों में दीपवंश एवं महावंश। कौन से? दीपवंश एवं महावंश। दीपवंश और महावंश से भी बहुत मौर्य इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और महावंश पर दोस्तों वशकाशिनी की टीका भी हमें मौर्य इतिहास की जानकारी का स्रोत प्राप्त होता है। दोस्तों एक है दिव्यदान, ये भी बौद्ध ग्रंथि था। दिव्यदान दोस्तों दिव्यदान एवं लामा तारानाथ की भारतीय बौद्ध धर्म का इतिहास मौर्यों के संबंध में सर्वाधिक मिथ्य के वृत्तांत तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने दिया था। तो मौर्यों के बारे में सर्वाधिक मिथ्य के वृत्तांत वो किसने दिया था? तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने दिया था। एक दोस्तों चंद्रगुप्त की जानकारी है, जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो मौर्य वंश का संस्थापक है। इनकी जानकारी दोस्तों मिलिंद पन्नों में मिलती है। किसमें? मिलिंद पन्नों। मिलिंद पन्नों में मौर्य जानकारी मिलती है। और यह है दोस्तों बौद्ध ग्रंथ दीपवंश, महावंश, दिव्यदान और मिलिंद पन्नों। और हमें जानकारी मिलती है जैन ग्रंथों से। जैन ग्रंथ के अंदर दोस्तों कल्पसूत्र एवं परिशिष्ट पर्वन
कल्प सूत्र एवं परिशिष्ट पर्वन से भी जानकारी मिलती है। दोस्तों विष्णु पुराण एवं उन पर जो श्रीधर स्वामी टीका है, इससे भी मौर्य इतिहास की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण कौन पे? विष्णु पुराण। विष्णु पुराण से भी मौर्य इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है अपन को। दोस्तों एक दोस्तों कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। दोस्तों अर्थशास्त्र पर टीका है वो भट्ट स्वामी ने प्रतिपंचापत्ति का नाम से की थी। अर्थशास्त्र पर जो टीका किसने की दोस्तों? वो की दोस्तों भट्ट स्वामी ने। क्या नाम से करी दोस्तों? प्रतिपदापंचिका नाम से। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी अपने को मौर्य इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। एक दोस्तों पतंजलि के महाभाष्य में चंद्रगुप्त की राज्यसभा का उल्लेख है। पतंजलि की महाभाष्य, तो महाभाष्य रचना किसने की? पतंजलि ने। दोस्तों पतंजलि की जो महाभाष्य है इसमें चंद्रगुप्त की राज्यसभा का उल्लेख है। तो चंद्रगुप्त की राज्यसभा का उल्लेख इसमें महाभाष्य में, इसमें दोस्तों चंद्रगुप्त की राज्यसभा का उल्लेख है। एक है दोस्तों एहनारूर। एहनारूर है, उसके दोस्तों जो लेखक थे वो मामूलनार थे। कौन थे? मामूलनार। इसमें नंद एवं मौर्य का उल्लेख है। एक दोस्तों परनार, इसके लेखक जो कपिलर है। एक दोस्तों कश्मीर के समंदर की व्रत कथा मंजरी। समंदर की व्रत कथा मंजरी। और यहाँ के दोस्तों एक कश्मीर का था सोमदेव, सोमदेव की कथा सरित सागर। और एक दोस्तों है रुद्रदामन का सौराष्ट्र प्रांत में स्थित जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख है दोस्तों, ये किसका है? रुद्रदामन का। ये जूनागढ़ अभिलेख है रुद्रदामन का। ये कहाँ पर था? सौराष्ट्र प्रांत में। दोस्तों इसमें ये एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का एक साथ उल्लेख है। तो दोस्तों चंद्रगुप्त और अशोक, अशोक व चंद्रगुप्त दोनों का एक साथ उल्लेख हुआ इसमें। तो चंद्रगुप्त एवं अशोक का एक साथ उल्लेख है। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख में। जूनागढ़ अभिलेख है ये दोस्तों सौराष्ट्र प्रांत में था। ये रुद्रदामन का था। एक दोस्तों सोहगरा लेख, सोहगरा लेख। दोस्तों ये सोहगरा लेख है, यूपी के गोरखपुर में स्थित है। कहाँ पे? यूपी के गोरखपुर में। ये संपूर्ण मौर्य काल का एकमात्र अभिलेख है जो ताम्र पत्थर पर है। तो ये दोस्तों संपूर्ण मौर्य काल का एकमात्र अभिलेख है जो ताम्र पत्थर पर है। इसमें दोस्तों अनागार के चित्र बनाए। तो ये सोहगरा लेख है, यूपी के गोरखपुर में। और दोस्तों ये संपूर्ण मौर्य काल का एकमात्र अभिलेख है जो ताम्र पत्थर पर है। और इस पर एक दोस्तों चित्र बना हुआ किसका? अनागार का। तो अनागार का जो चित्र है वो कहाँ पर मिलता है? सोहगरा लेख से, वो ताम्र पत्थर पे है। एक दोस्तों महास्थान लेख, महास्थान लेख, महास्थान लेख है दोस्तों, ये बांग्लादेश में। कहाँ है? बांग्लादेश में। महास्थान बांग्लादेश में दोस्तों। इसमें कांकणी गड्ढक सिक्के का नाम एवं चित्रकांकन है। कांकणी गड्ढक, कांकणी गड्ढक सिक्के का उल्लेख है। कांकणी और गड्ढक सिक्के का उल्लेख इसमें है महास्थान लेख में। और अनागार का उल्लेख
सोगरा लेक, जो कहाँ पे सोगरा लेक दोस्तों, ये दोस्तों यूपी के गोरखपुर में है। तो दोस्तों ये सोगरा और महास्थान लेक है, सोगरा महास्थान लेक चंद्रगुप्त मौर्य के। तो सोगरा लेक और महास्थान लेक किसके है? ये दोनों दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के ये दोनों। इन सब से अपन को दोस्तों मौर्य काल इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों अपन एक बार रिपीट करते हैं कि मौर्य इतिहास के जो स्रोत है, ये मौर्य इतिहास में मौर्य काल के बारे में जो जानकारी के अपन को जो स्रोत प्राप्त है वो कौन कौन से हैं। एक है दोस्तों विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखादत्त है। एक है दोस्तों मेगस्थनीज की इंडिका। इंडिका किसकी रचना है? मेगस्थनीज की। दोस्तों बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से अपन को मौर्य इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? वह है दीपवंश, महावंश, दिव्यादान और मिलिंदपनो। दीपवंश, महावंश, दिव्यादान और मिलिंदपनो। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र एवं परिशिष्ट पर्वन, कल्पसूत्र एवं परिशिष्ट पर्वन। दोस्तों एक विष्णु पुराण से भी अपन को मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। एक है दोस्तों कौटिल्य का अर्थशास्त्र। जो कौटिल्य अर्थशास्त्र उसकी रचना किसने की? कौटिल्य ने। और अर्थशास्त्र पर टीका किसने लिखी? भट्ट स्वामी ने। क्या नाम से? प्रतिपदा पंचिका। तो प्रतिपदा पंचिका ये टीका ये भट्ट स्वामी ने अर्थशास्त्र पर लिखी थी। पतंजलि की दोस्तों महाभाष्य, पतंजलि की महाभाष्य। तो इस महाभाष्य के अंदर दोस्तों चंद्रगुप्त की जो राज्यसभा है उसका उल्लेख है। तो चंद्रगुप्त की राज्यसभा का उल्लेख कहाँ है? पतंजलि के महाभाष्य में। चंद्रगुप्त की राज्यसभा को ले गए इसमें दोस्तों, ये किसमें है? पतंजलि के महाभाष्य के अंदर। एक है दोस्तों एहनारूर। एहनारूर इसकी रचना किसने की? मामूलनार ने। किसने? मामूलनार। एहनारूर की रचना किसने की? मामूलनार ने। और परनार की रचना कपिलर ने। परनार की कपिलर ने। क्षेमेंद्र की व्रत कथा मंजरी। तो व्रत कथा मंजरी है उसका लेखक कौन था? क्षेमेंद्र। और सोमदेव की कथा सरित सागर। सोमदेव की कथा सरित सागर। जूनागढ़ अभिलेख है दोस्तों ये रुद्रदामन का है जो सौराष्ट्र प्रांत के अंदर था। इसमें दोस्तों अशोक और चंद्रगुप्त दोनों का एक साथ उल्लेख है। तो अशोक एवं चंद्रगुप्त दोनों का एक साथ उल्लेख कहाँ मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख में। एक दोस्तों सोगरा लेख। सोगरा लेख है दोस्तों ये मौर्य वंश का एकमात्र ताम्रपत्र पर था। इसमें दोस्तों अनागार के उल्लेख मिलता है। एक दोस्तों महास्थान लेख। महास्थान लेख है वो बांग्लादेश के अंदर था। कहाँ पे? बांग्लादेश में। इसमें कांकणी और गड्ढक सिक्के का उल्लेख है। कांकणी और गड्ढक सिक्के का उल्लेख अपन कहाँ मिलता है? महास्थान लेख में। तो सोगरा लेख और महास्थान लेख दोनों किन के हैं? यह चंद्रगुप्त मौर्य के। तो दोस्तों इन सब से अपन को मौर्य इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ये सब इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपन पढ़ते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जो मौर्य वंश है उसका संस्थापक था। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य है ये 322 ईसा पूर्व से 291 ईसा पूर्व तक शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल कहाँ था? 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। तो चंद्रगुप्त मौर्य इसके उपनाम या उपाधि क्या क्या थी? उपनाम या उपाधि। चंद्रगुप्त मौर्य के उपनाम या उपाधि। दोस्तों इसकी एक उपाधि थी या उपनाम था ओद पाटलिपुत्रक। क्या था? पाटलिपुत्रक। पाटलिपुत्रक। एक था दोस्तों प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक। प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक। एक तो दोस्तों भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट। भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट, भारत का प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक ये कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। एक था दोस्तों भारत का मुक्तिदाता। भारत का मुक्तिदाता। दोस्तों एक भारत का मुक्तिदाता, एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को देवता की पदवी से सुशोभित किया गया। किसमें? मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस है उसकी रचना किसने की थी? विशाखादत्त ने।
और मुद्रा राक्षस के अंदर दोस्तों चंद्रगुप्त को देवता की पदवी से सुशोभित किया गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की उपाधि क्या हो गई? पाटलिपुत्र, प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक, भारत का मुक्तिदाता, भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट और भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक। और इसमें दोस्तों मुद्रा राक्षस के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य है, तो उसको देवता की पदवी से सुशोभित किया गया है। दोस्तों मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, एरियन एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? सेंड्रोकोटस। किसने कहा है? मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिन। मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिन, इन तीनों ने चारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा दोस्तों? सेंड्रोकोटस। तो सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को किसने कहा है? सेंड्रोकोटस। तो दोस्तों मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है और एपियन एवं प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है। किसने? एपियन एवं प्लूटार्क ने क्या कहा दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस। दोस्तों इसको फिलार्कस ने सेंड्रोकोटस कहा है। क्या? फिलार्कस ने सेंड्रोकोटस कहा है। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिन ने सेंड्रोकोटस कहा है। मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, एरियन, जस्टिन ने सेंड्रोकोटस और एपियन एवं प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस। एपियन एवं प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस और फिलार्कस ने सेंड्रोकोटस। दोस्तों जो पालिपुत्र का जो समीकरण है वो पाटलिपुत्र से स्थापित किया किसने किया दोस्तों? ये विलियम जोन्स ने किया था। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इनकी मौर्य वंश से इनकी जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, इसकी जो इसका समीकरण है जो पालिपुत्र से किया है। पाटलिपुत्र का समीकरण किससे किया है? पाटलिपुत्र से किसने किया? 1793 में किसने किया था? विलियम जोन्स ने। दोस्तों चंद्रगुप्त है, इसने संख्या का प्राचीनतम अभिलेख है वो साक्ष्य है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो चंद्रगुप्त का जो प्राचीनतम जो अभिलेख की साक्ष्य है मिलता है अपन को कहाँ मिलता है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। दोस्तों मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त की वर्षसलें कुलहीन कहा गया। तो मुद्रा राक्षस है, इसकी रचना किसने की थी? विशाखादत्त ने। तो मुद्रा राक्षस के अंदर दोस्तों चंद्रगुप्त को दोस्तों वर्षसलें कुलहीन कहा गया है। क्या कहा गया है? वर्षसलें कुलहीन। किस में कहा गया है? मुद्रा राक्षस के अंदर। दोस्तों मुद्रा राक्षस है, इसकी रचना किसने की थी? विशाखादत्त ने। और इसका टीकाकार कौन थे? ढूंढीराज। इस ढूंढीराज ने तथा विष्णु पुराण के टीकाकार कौन थे? श्रीधर स्वामी ने चंद्रगुप्त को मुरा नामक महिला से उत्पन्न बताया। तो दोस्तों मुद्रा राक्षस के जो टीकाकार थे ढूंढीराज। कौन? ढूंढीराज। तो दोस्तों मुद्रा राक्षस के जो टीकाकार थे ढूंढीराज, इसने। और विष्णु पुराण के टीकाकार श्रीधर स्वामी ने। विष्णु पुराण के टीकाकार कौन थे? श्रीधर स्वामी। इन दोनों दोस्तों चंद्रगुप्त को मुरा नामक महिला से उत्पन्न बताया है। दोस्तों तक्षशिला में चंद्रगुप्त की 8 वर्ष शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई और इसके बाद सैनिक शिक्षा के एक अंग रूप में वे पंजाब से सिकंदर में मिला। तो चंद्रगुप्त की जो शिक्षा है ये कितने वर्ष हुई? 8 वर्ष की हुई थी। और कहाँ पर हुई थी ये? दोस्तों तक्षशिला के अंदर हुई थी। दोस्तों यहाँ पर ये सैनिक शिक्षा के अंग के रूप में वो पंजाब में सिकंदर से मिला था। और इसी भेंट का उल्लेख कौन? सिकंदर, पंजाब में से सिकंदर से मिला था ये, सिकंदर से। तो ये इस मिलने की जो बात है ये इसका उल्लेख कौन करता है? जस्टिन एवं प्लूटार्क दोनों ने किया। किसने? जस्टिन एवं प्लूटार्क ने। तो दोस्तों
सिकंदर से चंद्रगुप्त की जो मुलाकात है वो पंजाब में हुई थी। इस बात का उल्लेख किसने किया है? जस्टिन एंड प्लूटार्क ने, दोनों ने किया है। दोस्तों प्लूटार्क का कहना है कि विवाहावस्था में चंद्रगुप्त नंदू के विरुद्ध सहायता के लिए सिकंदर से मिला था। ये बात किसने कहा है? प्लूटार्क ने। प्लूटार्क का कथन क्या है दोस्तों? विवाहावस्था में चंद्रगुप्त है वो नंदू के विरुद्ध सहायता के लिए सिकंदर से मिला था। दोस्तों अपन पढ़ते हैं चंद्रगुप्त की राजनीतिक उपलब्धियां। चंद्रगुप्त की राजनीतिक उपलब्धियां। दोस्तों जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा। किसने कहा? जस्टिन ने। जस्टिन ने क्या कहा है कि चंद्रगुप्त की जो सेना है, जस्टिन ने कहा है कि जस्टिन ने क्या कहा दोस्तों कि चंद्रगुप्त की जो सेना है वो डाकुओं का गिरोह है। और प्लूटार्क का कहना है दोस्तों कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रोध डाला। ये कौन कहता है? प्लूटार्क। प्लूटार्क कहता है कि चंद्रगुप्त ने दोस्तों 6 लाख सेना लेके संपूर्ण भारत को रोध डाला। और जस्टिन बोलता है कि चंद्रगुप्त की जो सेना है वो डाकुओं का गिरोह था। तो चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह किसने कहा? जस्टिन ने। और प्लूटार्क इसने चंद्रगुप्त के बारे में कहा कि इसने 6 लाख सेना लेकर संपूर्ण भारत को रोध डाला। दोस्तों मगध का शासक उस टाइम कौन था? गणानंद। मगध का जो शासक था वो दोस्तों था गणानंद या गणनंद। तो दोस्तों मगध के शासक कौन था? गणानंद। और इसका जो सेनापति था दोस्तों वो भद्रसाल था। इनका जो गणानंद का जो सेनापति था दोस्तों वो कौन था? भद्रसाल। भद्रसाल था। तो दोस्तों मगध के शासक गणानंद का सेनापति भद्रसाल था, जिसने चंद्रगुप्त की लड़ाई हुई। इस युद्ध का विवरण है वो दोस्तों मिलिंद पन्नों मिलता है। तो दोस्तों मगध का शासक कौन था? गणानंद। इसका सेनापति कौन था? भद्रसाल। और भद्रसाल के और चंद्रगुप्त की लड़ाई हुई थी। इसका उल्लेख कौन करता है दोस्तों? इसका उल्लेख मिलता है मिलिंद पन्नों में। मिलिंद पन्नों। मिलिंद पन्नों के अंदर इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। दोस्तों अपन पढ़ते हैं सेल्यूकस से युद्ध। इसने सेल्यूकस से चंद्रगुप्त की सेल्यूकस से जो युद्ध हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं। सेल्यूकस के साथ युद्ध हुआ। तो दोस्तों सिकंदर का सेनापति है, वो सिकंदर है उसका जो सेनापति है वो कौन था? सेल्यूकस था। दोस्तों ये सेल्यूकस है, ये कहाँ का शासक था? ये सीरिया का शासक था, सीरिया का। दोस्तों इसकी उपाधि है वो निकेटर या विजेता थी। क्या थी इसकी उपाधि? क्या थी? सेल्यूकस की उपाधि क्या थी? निकेटर। निकेटर। तो सेल्यूकस है ये दोस्तों सिकंदर का सेनापति था, सीरिया का शासक था और इसकी उपाधि निकेटर थी। ये चंद्रगुप्त से पराजित हुआ। सेल्यूकस है और चंद्रगुप्त से पराजित हुआ और 303 में एक संधि हो गई इन दोनों के बीच में। क्या हुई? 303 ईसा पूर्व में एक संधि हो गई। 303 ईसा पूर्व में इनके बीच दोनों के बीच में एक संधि हुई। दोस्तों ये संधि है, ये भारत के इतिहास की प्रथम अंतर्देशीय संधि है। स्ट्रैबो जो इस संधि की शर्तों का उल्लेख करता है। कौन करता है? स्ट्रैबो है जो सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच 303 ईस्वी में जो संधि हुई उसका उल्लेख कौन करता है? स्ट्रैबो करता है। दोस्तों इसके अंदर जो शर्तें थी वो इस प्रकार थी दोस्तों। चंद्रगुप्त को 4 प्रांत मिले। चंद्रगुप्त को कितने प्रांत मिले? 4 प्रांत मिले। आर्कोसिया, आर्कोसिया दोस्तों कांधार भी बोलते हैं, कांधार। एक दोस्तों पेरोपिस्नाइडाई को बोलते हैं दोस्तों काबुल। क्या बोलते हैं? काबुल। आधुनिक क्या है? काबुल। एक एरिया को अभी आधुनिक बोलते हैं हेरात। एक है दोस्तों जेड्रोसिया को आधुनिक बोलते हैं मकरान तट या पट। तो संधि की जो शर्तें थी उसमें पहली शर्त ये थी, इसमें दोस्तों चंद्रगुप्त को 4 प्रांत मिले। कितने प्रांत मिले? 4 प्रांत मिले। किसको मिले? चंद्रगुप्त को मिले थे। किससे? सेल्यूकस से। कौन कौन से प्रांत मिले थे? आर्कोसिया दोस्तों अभी कंधार बोलते हैं, और है पेरोपेनिसडाई, इसको अभी काबुल बोलते हैं। एक था एरिया को हेरात बोलते हैं, और जेड्रोसिया ये मकरान पट।
और सेल्यूकस की पुत्री है हेलेना। सेल्यूकस की जो पुत्री थी कौन थी? हेलेना। वो चंद्रगुप्त के साथ विवाह किया, चंद्रगुप्त के साथ इसका विवाह हुआ। सेल्यूकस को चंद्रगुप्त से 5000 हाथी मिले। तो ये तो दोस्तों चंद्रगुप्त को मिला था। और हेलेना भी शादी किसके साथ हुई थी? चंद्रगुप्त के हुई थी। लेकिन चंद्रगुप्त ने दोस्तों सेल्यूकस को 500 हाथी दिए थे। किसने दिए थे? ये हाथी है, ये चंद्रगुप्त ने दिए थे सेल्यूकस को। चंद्रगुप्त के दरबार में दोस्तों एक मेगस्थनीज नाम का जो राजदूत आया, और ये भारत में आने वाला प्रथम राजदूत था। तो चंद्रगुप्त के दरबार में कौन सा राजदूत आया था? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज आके भारत में, ये भारत में आने वाला प्रथम राजदूत था। तो भारत में आने वाला प्रथम राजदूत कौन सा था? मेगस्थनीज था। वो किसके दरबार से आया था? सेल्यूकस के दरबार से आया था। तो दोस्तों जो सेल्यूकस के साथ जो युद्ध हुआ था वो ये सेल्यूकस है, ये सिकंदर है, उसका सेनापति था, सीरिया का शासक था। इसकी उपाधि थी निकेटर। क्या थी? निकेटर। और दोस्तों इनकी युद्ध हुआ था 303 ईसा पूर्व में। तो इस ईसा पूर्व ये सिकंदर जीता, दोस्तों चंद्रगुप्त जीता। तो इन दोनों के बीच, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो संधि हुई, इसका उल्लेख कौन करता है? स्ट्रैबो करता है। स्ट्रैबो के अनुसार, इन संधि के अनुसार क्या क्या शर्तें थी? इसमें दोस्तों आर्कोशिया, पिराविस्टाई, एरिया और रेड्रोशिया है, ये चंद्रगुप्त को मिले। और हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ हुआ। और चंद्रगुप्त ने दोस्तों सेल्यूकस को 500 हाथी दिए थे। और इसके सेल्यूकस है, इनके दरबार से चंद्रगुप्त के दरबार के अंदर मेगस्थनीज नाम का एक राजदूत आया, और यह भारत में आने वाला प्रथम राजदूत था। इस युद्ध के पश्चात दोस्तों अपन पढ़ते हैं सकल जम्बूद्वीप विजय। सकल जम्बूद्वीप विजय। सकल जम्बूद्वीप विजय। दोस्तों महावंश में चंद्रगुप्त को सकल जम्बूद्वीप का शासक बताया। किसने बताया गया? महावंश में। महावंश के अंदर, महावंश में चंद्रगुप्त को सकल जम्बूद्वीप का शासक बताया गया है। मुद्रा राक्षस में वर्णित है दोस्तों कि चंद्रगुप्त का साम्राज्य वो चतु समुद्र पर्यंत था, मतलब चारों ओर समुद्र तक था। ये किस में कहा है? मुद्रा राक्षस में। और मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी दोस्तों? ये की सेल्यूकस के दरबार से आया था। कौन आया था? मेगस्थनीज। दोस्तों दक्षिण भारत में अधिकार की पुष्टि है, मतलब चंद्रगुप्त की दक्षिण भारत के अंदर जो अधिकार की पुष्टि है वो संगम युगीन तमिल साहित्य एहनारूर, कौन सा? एहनारूर, उनसे मिलती है। तो दक्षिण भारत पर अधिकार की पुष्टि समुद्रगुप्त की है ना, वो संगम युग तमिल साहित्य एहनारूर से मिलती है। चंद्रगुप्त के मायस्थान अभिलेख से दोस्तों पुष्ट होता है कि बंगाल भी उसके साम्राज्य में शामिल था। तो दोस्तों बंगाल भी चंद्रगुप्त के साम्राज्य में शामिल था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? मायस्थान अभिलेख से। दोस्तों चंद्रगुप्त ने दूरी निर्देशक पत्रों का निर्माण किया। तो दूरी निर्देशक पत्रों का निर्माण किसने किया था? चंद्रगुप्त ने किया था। दूरी निर्देशक पत्रों का निर्माण है, इसका किसने किया? चंद्रगुप्त ने किया था। दोस्तों इसके मायस्थान लेख एवं सोगरा लेख से याद होता है कि ये पहला शासक था जिसने अकाल से निपटने हेतु अनागार या रासायनिक प्रणाली स्थापित की। ये कहाँ से प्राप्त होता है? मायस्थान एवं सोगरा लेख से। मायस्थान एवं सोगरा लेख से क्या याद होता है दोस्तों कि चंद्रगुप्त है, ये चंद्रगुप्त मौर्य वो पहला शासक था जिसने अकाल को निपटने हेतु अनागार या रासायनिक प्रणाली स्थापित की थी। दोस्तों चंद्रगुप्त की राज्यसभा में एक जटिलक नामक के मंत्री रहता था। कौन? जटिलक। चंद्रगुप्त के दरबार में दोस्तों एक जटिलक नामक मंत्री रहता था। कौन? जटिलक। पतंजलि के महाभाष्य में चंद्रगुप्त को सभा का उल्लेख, तो चंद्रगुप्त की जो सभा है उसका उल्लेख इसमें पतंजलि के महाभाष्य के अंदर चंद्रगुप्त की सभा का उल्लेख है। परिशिष्ट पर्वन, हरिसेन के व्रत कथा कोश, राजबलि कथा और अन्य जैन परंपराओं से ये भी याद होता है कि चंद्रगुप्त ने अपने बेटे सिंहसेन या बिंदुसार के पक्ष में राज शासन त्याग दिया। तो अपन को दोस्तों किन स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त ने अपने बेटे बिंदुसार, या बिंदुसार का पहला नाम क्या था? सिंहसेन, तो इसके पक्ष में जो राज शासन त्यागा था, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है दोस्तों? एक तो मिलती है परिशिष्ट पर्वन
एक हरिसेन के दोस्तों व्रत कथा कोश। व्रत कथा कोश की रचना किसने की? हरिसेन ने। अपन ने विस्तार से पहले पढ़ा भी था। एक दोस्तों राजबली की, राजबली कथा, राजबली कथा तथा अन्य जैन परंपरा, ये 3 और इनके अलावा अन्य भी जैन परंपराओं से भी अपन को जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त ने दोस्तों अपने बेटे बिंदुसार के पक्ष में राज शासन त्याग दिया था। दोस्तों चंद्रगुप्त है ये भद्रभाव का मुख्य शिष्य था। तो चंद्रगुप्त है किसका शिष्य था? भद्रभाव का। तो चंद्रगुप्त का मौर्य है उसका जो गुरु है वो कौन था? भद्रभाव। कौन था? भद्रभाव। दोस्तों चंद्रबस्ती नामक मंदिर श्रवणबेलगोला में है। कहाँ पे है? श्रवणबेलगोला में, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त था। तो दोस्तों आपको पता है कि श्रवणबेलगोला है, वहाँ पर दोस्तों चंद्रगुप्त भद्रभाव के साथ में वहाँ चले गए थे और दोस्तों इसने वहाँ पर चले गए और तपस्या करी थी। और यहाँ पर दोस्तों इस जो मंदिर है यहाँ पर जो श्रवणबेलगोला के अंदर चंद्रबस्ती नामक मंदिर, वहाँ पर दोस्तों चंद्रगुप्त और भद्रभाव है उन जीवन से संबंधित 90 दृश्य पत्थर पर अंकित है। कितने दृश्य हैं? 90 दृश्य है वो पत्थर पर अंकित है। कहाँ पे है? ये है दोस्तों श्रवणबेलगोला के अंदर चंद्रबस्ती नामक मंदिर के अंदर। अपन पढ़ते हैं दोस्तों सुदर्शन झील के बारे में। अब सुदर्शन झील, दोस्तों सुदर्शन झील है ये कहाँ पर थी? सौराष्ट्र प्रांत के गिरनार या जूनागढ़ में। कहाँ पर थी? सौराष्ट्र प्रांत है वहाँ पर दोस्तों, सौराष्ट्र जूनागढ़ या गिरनार में, जूनागढ़ या गिरनार सौराष्ट्र प्रांत के गिरनार या जूनागढ़ में ये स्थित थी सुदर्शन झील। और इसके जो निर्माता थे दोस्तों, सुदर्शन झील के जो निर्माता थे दोस्तों वो थे पुष्यगुप्त वैश्य। चंद्रगुप्त के सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर था। कौन था? पुष्यगुप्त वैश्य। इसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। तो सुदर्शन झील है वो कहाँ पर थी? सौराष्ट्र प्रांत के गिरनार या जूनागढ़ में। और इसका निर्माता कौन थे? चंद्रगुप्त के सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर कौन था? पुष्यगुप्त वैश्य। वो इसका निर्माता थे। और दोस्तों इस झील का विस्तार किसने किया था? विस्तार दोस्तों अशोक के समय दोस्तों, अशोक के समय दोस्तों इसका जो राज्यपाल था यवन तुषासप, इसने इसमें जो नहरें बनाई, क्या बनाई? नहरें। सुदर्शन झील का विस्तार के अंदर दोस्तों अशोक के टाइम जो सौराष्ट्र प्रांत का जो राज्यपाल था यवन तुषासप, उसने दोस्तों वहाँ पर नहरें बनाई। ये जो झील है दोस्तों ये रेवतक एवं उर्जियंत पर्वतों के जल स्रोतों के ऊपर कृत्रिम बांध बनाकर पलासिनी नदी एवं सुवर्णसिकता नदी को आपस में जोड़कर सुदर्शन झील का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों कौन से पर्वतों को जोड़ के? रेवतक है उर्जियत, रेवतक है उर्जियत जो पर्वत है, इन जल स्रोतों के ऊपर कृत्रिम बांध बनाकर पलासिनी नदी एवं सुवर्णसिकता नदी, इन दोनों को आपस में दोस्तों जोड़कर सुदर्शन झील के निर्माण कराया गया है। तो दोस्तों ये सबसे पहली बार दोस्तों ये झील है ये बाद में टूट गई थी। ये कब टूटी थी? ये दोस्तों सबसे पहले टूटी थी, सबसे पहली बार दोस्तों शक आ सकता रुद्रदामन, उसके समय टूटी थी। किसके समय? रुद्रदामन के टाइम ये झील टूट गई थी। तो रुद्रदामन के टाइम जो यहाँ का राज्यपाल था, कौन? यहाँ का राज्यपाल था सुविशाक पहलू। उसके माध्यम से बिना जनता पर कर या विष्टि डाले अपने कोष से इस झील का निर्माण कराया और 3 गुना मजबूत बांध बनवा दिया। तो ये झील है जो दोस्तों ये सर्वप्रथम किसके शासनकाल में टूटी थी? ये दोस्तों सर्वप्रथम में ये जो शक शासक था रुद्रदामन, उसके टाइम टूटी थी। रुद्रदामन के टाइम में दोस्तों वहाँ का राज्यपाल कौन था? सुविशाक पहलू। तो सुविशाक पहलू ने बिना जनता पर कर डाले हुए अपने मतलब कोष से झील का निर्माण कराया और 3 गुना मजबूत बांध बना दिया पहले से। और दोस्तों स्कंदगुप्त के समय ये बांध पुनः टूट गया। पहली बार टूटा रुद्रदामन के टाइम और स्कंदगुप्त के टाइम में ये बांध है दोबारा टूट गया था। स्कंदगुप्त के टाइम
तो दोस्तों स्कंदगुप्त के समय ये बांध पुनः टूट गया। इस समय सौराष्ट्र का जो गोपता राज्यपाल था वो कौन था? पर्णदत्त था, पर्णदत्त। तो इसने दोस्तों पर्णदत्त था, और इसके जो पर्णदत्त का जो पुत्र है वो था चक्रपालिक, जो है गिरनार का प्रशासन था। इसने बांध का पुनर्निर्माण कराया था। जो पर्णदत्त के टाइम में पर्णदत्त था, तो पर्णदत्त के जो पुत्र था चक्रपालिक, कौन था पुत्र था इसका? चक्रपालिक। इसने दोस्तों बांध का पुनर्निर्माण करवाया था। तो दोस्तों अपन इसके बारे में देखो, सुदर्शन झील है दोस्तों। सुदर्शन झील है दोस्तों कहाँ पर है? यह दोस्तों सौराष्ट्र प्रांत के गिरनार या जूनागढ़ में। कहाँ है? सौराष्ट्र प्रांत के गिरनार या जूनागढ़ में स्थित थी। सौराष्ट्र प्रांत के गिरनार या जूनागढ़ के अंदर थी। और इसका जो निर्माता थे वो दोस्तों पुष्यगुप्त वैश्य थे। पुष्यगुप्त वैश्य कौन थे? वहाँ के राज्यपाल थे। कहाँ के? सौराष्ट्र के। किसके टाइम में थे? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम। तो चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत का जो राज्य गवर्नर है पुष्यगुप्त वैश्य, उसने ये झील का निर्माण कराया। और दोस्तों इस झील का जो विस्तार है, जो अशोक के टाइम दोस्तों वहाँ का राज्यपाल था यवन तुषार, इसने दोस्तों इसमें नहरें बनाई। क्या बनी? नहरें। तो अशोक के टाइम यवन तुषार ने वहाँ का नहरें बनाकर इस झील है इसका विस्तार किया। और दोस्तों ये रेवतक है उर्जियत दो पर्वत है। रेवतक के उर्जियत, रेवतक के उर्जित पर्वतों को जल स्रोत है, उसको कृत्रिम बांध बनाकर पलासिनी नदी या स्वर्ण सिकता नदी है, इन दोनों को आपस में जोड़कर दोस्तों सुदर्शन झील है इसका निर्माण कराया था। रेवतक के उर्जित पर्वत है, इन दोनों इनके जो जल स्रोत है उसको कृत्रिम बांध बनाकर पलासिनी नदी एवं स्वर्ण सिकता नदी है इसको आपस में जोड़कर सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। और दोस्तों ये जो झील है, ये जो पहली बार दोस्तों ये टूटी थी, वो टूटी थी ये शक शासक था रुद्रदमन। शक शासक कौन था? रुद्रदमन। उसके टाइम टूटी। तो उस टाइम उसका वहाँ का राज्यपाल कौन था? सुविशाक पेलव। सुविशाक पेलव दोस्तों ये सुविशाक पेलव है, इसने दोस्तों बिना जनता पर कर डाले हुए और अपने कोष से इसने झील का निर्माण कराया, पुनर्निर्माण कराया, और इसका 3 गुना मजबूत बांध बना दिया। किसने बनाया? सुविशाक पेलव ने। और बाद दोस्तों इनकी रुद्रदमन के टाइम पहले तब बार टूटी थी ये, और उसके बाद स्कंदगुप्त के टाइम और वापस ये टूट गई थी। तो स्कंदगुप्त दोस्तों वहाँ पर राज्यपाल कौन था? पर्णदत्त। पर्णदत्त का पुत्र कौन था दोस्तों? चक्रपालिक। चक्रपालिक दोस्तों उस टाइम क्या था? गिरनार का प्रशासन था। ये गिरनार का प्रशासक था, इसने बांध का पुनर्निर्माण कराया था। तो दोस्तों अपन ऐसे पढ़ते हैं, देखो अपन इनको शासक और इस टाइम सौराष्ट्र के गवर्नर है उनकी एक सारणी बना लेते हैं सौराष्ट्र के गवर्नरों की, कि किसके शासनकाल में सौराष्ट्र प्रांत में कौन गवर्नर था। तो दोस्तों चंद्रगुप्त के टाइम कौन था दोस्तों? तो दोस्तों आपको पता था चंद्रगुप्त के टाइम कौन था? पुष्यगुप्त वैश्य। इस झील का निर्माण ही पुष्यगुप्त वैश्य ने कराया था। जो कौन था? सौराष्ट्र प्रांत गवर्नर। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और दोस्तों अशोक के टाइम में इस झील का विस्तार किसने किया था? यवन तुषार ने। इस झील में नहरें किसने बनाई? यवन तुषार ने। और रुद्रदामन के टाइम ये दोस्तों ये झील है ये टूट गया था, तो इसको पुनर्निर्माण किसने किया बिना जनता पर कर डाले हुए? सुविशाक पहलव। सुविशाक पहलव। और वापस ये रुद्रदामन के बाद में वापस टूटी, तो इस टाइम कौन शासक था? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के टाइम वहाँ का गवर्नर कौन था? पर्णदत्त। और पर्णदत्त का पुत्र कौन था? चक्रपालिक। चक्रपालिक क्या करता था वहाँ पे? चक्रपालिक गिरनार का प्रशासक था, उसने झील को क्या किया? पुनर्निर्माण करवाया था।